हेलो स्टूडेंट, मैं अजय सर और आज हम लोग करने जा रहे हैं का रोटेशनल मोशन सॉरी, मैं लास्ट ईयर की आदत पड़ी हुई है। रोटेशनल डायनामिक्स राइट का सेकेंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में मैंने रिवीजन किया था, तो रिवीजन में क्या क्या कवर किया था वो जस्ट मैं यहाँ पे एक बार पहले से लिखा हुआ हूँ, जस्ट एक रिवाइज कर देता तो ताकि तुमको लिंक मिल जाए। राइट, चलो देखो। अब ये हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया था, सर्कुलर मोशन किया था। सर्कुलर मोशन में जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं, पोजीशन वेक्टर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन। अब उसके बाद में हम लोगों ने किया था, उसके बाद में डायरेक्शन के बारे में पढ़ा था। डायरेक्शन क्या पढ़ा था, थीटा, ओमेगा और अल्फा का डायरेक्शन हम लोगों को कैसे पता चलता है, राइट हैंड रूल से। जैसे क्या है, हम लोग ऐसे सेटअप करते हैं और ये सर्कुलर पाथ है, मोशन कौन से डायरेक्शन में हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पे प्लेन ऑफ द पाथ को परपेंडिकुलर इन अपवर्ड डायरेक्शन। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है मोशन, तो ये क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। क्या, अल्फा, थीटा और ओमेगा, मतलब एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर एक्सीलरेशन का डायरेक्शन हम लोग इस रूल से फाइंड करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने स्पेसिफिकली सर्कुलर मोशन में कितने टाइप की वेलोसिटी और एक्सीलरेशन होते हैं उसकी बात किया था। वेलोसिटी दो टाइप की होती है, एक लीनियर वेलोसिटी होती है और एक एंगुलर वेलोसिटी होती है। और एक्सीलरेशन भी दो टाइप का होता है, रेडियल एक्सीलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। रेडियल यूनिफॉर्म में होता है और ये दोनों ही नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होता है। तुमको पता है ये बहुत अच्छे से। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, याद दिलाओ। उसके बाद हम लोगों ने किया था रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, लीनियर वेलोसिटी है ना, एंगुलर वेलोसिटी। तो जैसे मैं लिखता हूँ टाइम पीरियड का लीनियर वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन, 2πr/v। एंगुलर वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन है, 2πr/ओमेगा। ऐसे ही फ्रीक्वेंसी में क्या करोगे, सीधे से उल्टा कर देने का, मतलब v अपॉन यहाँ पे क्या लिख दोगे, 2πr, v/2πr। और यहाँ पे क्या लिखोगे, n इज इक्वल टू ओमेगा बाय 2π। राइट, तो ये चार फॉर्मूले होते हैं रिलेशन के लिए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले तुमको याद रखना है। अभी चलो नेक्स्ट हम लोग, चलो इसमें हुआ क्या था, ये हम लोगों ने क्या कवर किया। जैसे तुम्हारे बुक में इसको क्या लिखा है, तुम्हारे बुक में इसको लिख के दिया है सिंपली कि ये है सर्कुलर काइनामेटिक्स, सर्कुलर मोशन का काइनामेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। काइनामेटिक्स, काइनामेटिक्स क्यों बोल रहे हैं इसको, ये देखो, ये वर्ड का मतलब क्या है। इसका मतलब सिंपल सा, किसी भी मोशन को हम लोग स्टडी करते हैं विदाउट स्टडिंग इट्स कॉज। कॉज मतलब फोर्स। फोर्स अप्लाई, यहाँ पर कहीं भी फोर्स की बात आई है क्या, नहीं आई अभी तक। हम लोग सिर्फ बेसिक कंसेप्ट सीख रहे हैं, कुछ उसके टर्म सीख रहे हैं जो कि आगे हमको डायनामिक्स में हेल्प करने वाला। अभी ये डायनामिक क्या है, डायनामिक क्या है, चलो आगे देखते हैं डायनामिक्स क्या है। हाँ, तो देखो सर्कुलर मोशन डायनेमिक्स, यहाँ पे हेडिंग क्या लिखा है मैंने, सर्कुलर मोशन डायनेमिक्स। देखो बच्चों, अभी फर्स्ट लेक्चर तो हम लोगों ने घाई घाई में कर लिया, लेकिन अभी हमको डिटेल में सीखना है इस पूरे मोशन को। अगर तुम कंसेप्ट बिल्ड करना चाहते हो JEE मेंस, नीट और सभी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, तो तुमको बहुत जरूरी होता है कि बेसिक तुम कितना अच्छे से पढ़ते हो। तो इसलिए मैं बेसिक पे ज्यादातर फोकस करता हूँ और तुमको सिखाता भी बेसिक ज्यादा हो। एक बार बेसिक आया तो तुम आगे के कंसेप्ट खुद से थोड़ी थोड़ी सी मेहनत करके पा सकते हो, आगे का सीख सकते हो। लेकिन बेसिक सीखने के लिए बहुत टाइम जाता है, तो इसको इनफ टाइम दो। वीडियो देख रहे हो तो एकदम पूरा देखो, अच्छे से देखो, ताकि तुमको इन एंड आउट सब कुछ पता चल जाए। तो चलो देखो, हमारा सर्कुलर मोशन डायनामिक्स, ये डायनामिक्स है। इसके पहले क्या किया था, काइनामेटिक्स। काइनामेटिक्स में फोर्स की बात हम लोगों ने एक बार भी गलती से भी नहीं किया। राइट, लेकिन इसमें मैं लिखा हूं, जैसा कि देखो इसमें लिखा हुआ है पहले से मैंने, कि ये होता क्या है, ये स्टडी ऑफ सर्कुलर मोशन बाय स्टडीइंग इट्स कॉज। कॉज, देखो कोई किसी मोशन का कॉज क्या होता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तुमको याद होगा। किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए क्या अप्लाई करना पड़ता है, फोर्स। राइट, तो मोशन का कॉज क्या होता है, ये मोशन हुआ। अब मोशन किसकी वजह से हुआ, फोर्स की वजह से। अंडरस्टूड। तो ये फोर्स जहां पर अप्लाई होता है और हम लोग स्टडी करते हैं, मेन थिंग मोशन है तो फोर्स होगा ही होगा। बट हम लोग जब फोर्स की स्टडी करते हैं, फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, तो उस पर्टिकुलर पार्ट को, उस पर्टिकुलर टाइप के मोशन का डायनामिक्स बोला जाता है। जैसे लीनियर मोशन का भी डायनामिक्स होता है। राइट, सभी टाइप के मोशन का डायनामिक्स होता है। जब फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, मोमेंटम, ये सब की बातें करते हैं जिसमें सब में फोर्स आता है, तो वो होता है डायनामिक्स। और जहां पर फोर्स, पावर, एनर्जी, वर्क, ये सब की बातें नहीं हुई है, वो क्या होता है, काइनामेटिक्स। अंडरस्टूड। चलो अब इसको रफ कर देता हूं मैं, ये जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन था।
ओके, तो स्टडी ऑफ सर्कुलर मोशन बाय स्टडिंग इट्स कॉज। चलो बहुत ही सिंपल मैनर में स्टार्ट करता हूं मैं इसको। हमारा क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो देखो, सर्कुलर मोशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो मैं जस्ट एक ड्रॉ कर लेता हूँ सर्कुलर मोशन के लिए छोटा सा सर्कुलर पाथ। ये देखो एक सर्कुलर पाथ हो गया हमारा। सर्कुलर पाथ हो गया तो इसमें ये सेंटर है। ओके, सेंटर है। जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, सपोज ये रेड कलर का ऑब्जेक्ट है और इस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ के अलोंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके, तो ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो यहाँ पे दो टाइप का फोर्स इसके ऊपर अप्लाई होता है, दो टाइप का। एक तो स्ट्रिंग या स्ट्रिंग वाला केस एक स्पेसिफिक केस होता है। एक फोर्स होता है जो सेंटर की तरफ, टूवर्ड द सेंटर एक्ट करता है, राइट, टूवर्ड द सेंटर। सर्कुलर मोशन में दो टाइप के फोर्स होते हैं, एक फोर्स होता है टूवर्ड द सेंटर, दूसरा होता है अवे फ्रॉम द सेंटर। टूवर्ड द सेंटर वाले को हम लोग नाम देते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं हम लोग? सेंट्रिपिटल फोर्स। मतलब कभी भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो वहां पे नेसेसरी फोर्स कौन सा है? सेंट्रिपिटल फोर्स होगा ही होगा, माइंड के अंदर रख लो। अब इसके बाद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कौन सा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ जा रहा है भाई? बाहर की तरफ जा रहा है। सर्कुलर पाथ को, सर्कुलर पाथ का जो भी सेंटर है उससे दूर एक्ट कर रहा है। देखो ये बाहर की तरफ है, ये अंदर की तरफ है, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट्स अवे फ्रॉम द सेंटर, और ये क्या होता है? टूवर्ड द सेंटर, टूवर्ड्स द सेंटर। सबसे बड़ा डिफरेंशिएशन मैं इसको ही बताता हूँ, राइट। तो दो टाइप के फोर्स होते हैं, लेकिन हम लोग इतना दो टाइप पढ़ के छोड़ने वाले नहीं है। दो टाइप के फोर्स, या दो टाइप नहीं बोल सकते, बेसिकली ये प्रॉपर्टी ऑफ फोर्स है। टाइप देखो आगे तुम्हारे बुक, टेक्स्ट बुक में भी क्लियर किया हुआ है कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नॉट अ टाइप ऑफ, नो, सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में सिर्फ बातें हुई है वहां पर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट अ टाइप ऑफ फोर्स, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फोर्स। समझे? एक टाइप की प्रॉपर्टी होती है, कोई एक स्पेसिफिक फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स नहीं होता। कोई भी फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स हो सकता है, बट किसी भी एक पर्टिकुलर फोर्स को हम लोग सेंट्रिपिटल फोर्स नहीं बोलते। तो आगे हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं अभी अभी सेंट्रिपिटल फोर्स के बारे में डिटेल नॉलेज। डिटेल टेंथ में भी पढ़े थे तुम इसके बारे में, टेंथ में पढ़े थे, उसके बाद अब यहाँ पर पढ़ रहे हो, तो एक अच्छे से रिलेट करना ताकि तुम्हारा टेंथ वाला नॉलेज यूज हो जाए यहाँ पर। तो हम लोग एकदम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं सेंट्रिपिटल फोर्स। चलो पढ़ते हैं। देखो मैंने सेंट्रिपिटल फोर्स के एग्जांपल्स, डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल, डायग्रामेटिकल एग्जांपल्स मैंने पहले से ड्रॉ करके रखे हैं, जस्ट तुमको एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि हमको डिटेल में स्टडी करना है सेंट्रिपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। तो वन बाय वन स्टडी करेंगे हम लोग। सेंट्रिपिटल फोर्स को एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो मेरा एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल है, देखो सबसे पहला एग्जाम्पल मैं बोलूंगा, सबसे पहला एग्जाम्पल में मैंने लिया है स्ट्रिंग एंड स्टोन केस। अभी अभी तुम लोगों को मैंने एक चीज बताई थी कि सेंट्रिपिटल फोर्स ना, जहां भी सर्कुलर मोशन हो रहा है वहां पे सेंट्रिपिटल फोर्स होगा ही होगा। तो देखो यहाँ पर मैंने कौन सा केस लिया है? फर्स्ट केस है स्ट्रिंग एंड स्टोन केस, स्ट्रिंग एंड स्टोन केस। ओके, तो स्ट्रिंग एंड स्टोन केस में क्या सीखना हम लोगों को? स्ट्रिंग एंड स्टोन केस में हम लोग देख रहे हैं कि एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है, और इस स्ट्रिंग में क्या बंधा हुआ है? पहले से एक स्टोन है, हमारे पास पहले से एक स्टोन है, और वो क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है एक सर्कुलर पाथ में। देखो ऐसा हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है स्टोन। ओके, तो यहाँ पर जब सर्कुलर मोशन है तो समझ जाओ कि यहाँ पर क्या, यहाँ पर सेंट्रिपिटल फोर्स होना ही होना चाहिए। तो सेंट्रिपिटल फोर्स कहाँ से आएगा यहाँ पर? सेंट्रिपिटल फोर्स, ये देखो एक स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन क्रिएट होता है ना, टेंशन, वो होता है, वही सेंटर की तरफ एक्ट करता है। तो यहाँ पर सेंट्रिपिटल फोर्स क्या हो जाएगा? टेंशनल फोर्स। और टेंशन क्रिएट कैसे होता है? स्टोन स्ट्रिंग को अपनी तरफ खींचता है, किस कौन से फोर्स से? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। CFF शॉर्ट फॉर्म है। इस फोर्स से स्टोन स्ट्रिंग को खींचता है, और स्ट्रिंग स्टोन को सेंटर की तरफ खींचता है, तो उसमें क्या क्रिएट होता है? टेंशन। और टेंशन क्रिएट होगा उसके बाद ही होता है वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स। अंडरस्टूड? तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे सिंपल वर्ड में कि सेंट्रीपिटल फोर्स इन दिस केस इज इक्वल टू द टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग, राइट। टेंशन इज अ टाइप ऑफ फोर्स एंड दैट फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रिपिटल फोर्स। तो समझ सकते हो यहाँ पे सेंट्रिपिटल फोर्स एक टाइप का फोर्स है। सेंट्रिपिटल फोर्स किस फॉर्म में है? टेंशन के फॉर्म में। तो याद रखना स्ट्रिंग एंड स्टोन केस में टेंशन के फॉर्म में होता है।
नेक्स्ट, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। कोई न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस किसके अराउंड, न्यूक्लियस कहाँ पर होता है, एटम के अंदर होता है। और न्यूक्लियस के बाजू में क्या होता है, आजू बाजू क्या होते हैं, मतलब चारों तरफ ऑर्बिट्स होते हैं। उस ऑर्बिट्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है। मैंने यहाँ पे पहले से लिखा है, देखो, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस लिख के रखा है। तो ये इलेक्ट्रॉन, हर एक इलेक्ट्रॉन ना न्यूक्लियस से अटैच्ड होता है। और अब देखो, ये तुमको पता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर कहाँ से आया होगा फोर्स, मतलब किस फोर्स की वजह से यहाँ पर सर्कुलर मोशन हो रहा है। तुम जानते हो, कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, मतलब वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स होता ही है। ओके, तो यहाँ पर मैं बताता हूँ तुमको सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आया, कौन से फोर्स की वजह से आया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सुने हो नाम, पढ़े रहोगे तो सुने ही रहोगे। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टूवर्ड द सेंटर एक्ट करता है, मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इसको होल्ड, मतलब अट्रैक्ट करके रखता है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को, राइट। तो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर कौन से फॉर्म में हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के फॉर्म में। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स इन विच केस इन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, राइट। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है क्या है, फोर्स बिटवीन एनी टू चार्ज, राइट। सिंपल वर्ड में याद रखो। नेक्स्ट, हम लोग नेक्स्ट देखो, मैंने लिखा है रिवॉल्विंग प्लैनेट अराउंड द सन। बहुत ही सिंपल है ये, तुम ना क्या करो, मैं बोलता हूँ, ये न्यूक्लियर, ये जो प्लस लिखा है इसको सन कंसिडर कर लो, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इसको कंसिडर कर लो। लेकिन एक ऑर्बिट में एक ही प्लैनेट होता है, ये थोड़ा करेक्ट करना। ओके, एक प्लैनेट, एक ऑर्बिट में एक से ज्यादा प्लैनेट नहीं होते। तो अब समझो कि ये जो, सपोज ये प्लैनेट है, तो प्लैनेट सन की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, इसीलिए सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं। न्यूटन ने बहुत क्लियरली हम लोगों को बता दिया। और वहां पर कौन सा फोर्स होता है, प्लैनेट। अगर इसको कंसिडर कर रहा हूं मैं, इसको लास्ट वाले को, तो ये देखो, ये प्लैनेट, अगर मतलब सेम मॉडल है, इसीलिए मैंने डायग्राम दूसरा नहीं ड्रॉ किया। तो यहाँ पर ये प्लैनेट किसकी वजह से होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मोशन परफॉर्म कर रहा है। और ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट करता है ऑब्जेक्ट को टुवर्ड द सन, मतलब प्लैनेट को। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स रीजन है हमारा, ग्रेविटेशनल फोर्स। चलो एक और केस ले लेते हैं हम लोग। जैसे कोई भी व्हीकल है, देखो मैंने बहुत अच्छे से डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश किया। ये रोड है, कर्व रोड है, ये कर्व रोड है, और इस पे एक व्हीकल ऐसे आ रही है, ऐसे टर्न ले रही है, राइट, इस डायरेक्शन में। तो इसके ऊपर कौन सा फोर्स, क्योंकि ये एक पार्ट ऑफ द सर्कुलर मोशन ही है, कर्व रोड होता है, पूरा कर्व नहीं हुआ, मतलब पूरा राउंड कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन कुछ ना कुछ तो सेंटर, देखो आर्क तो बन रहा है ना सेंटर से रोड का, मतलब रोड का भी सेंटर है। और ये जो व्हीकल है, व्हीकल अट्रैक्टेड होती है टुवर्ड द सेंटर, बट ये फोर्स कहाँ से जनरेट होता है, रोड और टायर के बीच में जो फोर्स है ना, उसकी वजह से। और इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं ये फ्रिक्शनल फोर्स। कौन सा, फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब कोई भी गाड़ी टर्न ले पाती है, क्यों ले पाती है टर्न, क्योंकि वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्म में फ्रिक्शनल फोर्स अवेलेबल होता है। फ्रिक्शनल फोर्स मतलब, तुम दौड़ते हो जिस समय पे, तुम ध्यान देते हो रोड पे अगर टर्निंग है तो तुम बहुत ज्यादा स्पीड से दौड़ रहे हो, सपोज मस्ती मस्ती में, तो तुमको थोड़ा तो स्लो होना पड़े। चलो दौड़ने का तो ठीक है, आप आजकल इतना कहाँ दौड़ रहे स्पीड से, तो साइकिल ले लेते हैं, बहुत फास्ट हम लोग साइकिल चला रहे हैं, उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, स्लो कर लेते हैं, टर्निंग के टाइम पे स्लो कर लेते हैं, स्पीड मेंटेन करते हैं, ताकि हमारा फ्रिक्शन कम ना हो जाए, किसके साथ, रोड के साथ। तो यहाँ पे जो कोई भी व्हीकल टर्न लेता है कर्व रोड पे, तो वहां पर भी सेंट्रीपिटल फोर्स का कंसेप्ट आता है। और वो फोर्स किस फॉर्म में अवेलेबल होता है, फ्रिक्शनल फोर्स के फॉर्म में, फ्रिक्शनल फोर्स। या फिर इसको स्टैटिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं हम लोग, स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा यही होता है, इसलिए। तो याद रखो सभी केसेस में, इसमें टेंशनल फोर्स इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स इज द ग्रेविटेशनल फोर्स प्लैनेट वाले केस में, एंड व्हीकल के केस में सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फ्रिक्शनल फोर्स। तुम यहाँ पे बहुत क्लियरली समझ सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट केसेस में डिफरेंट डिफरेंट सेंट्रीपिटल फोर्स। अब यहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक स्पेसिफिक टाइप का फोर्स नहीं है, ये क्या है, प्रॉपर्टी है, जो सेंटर की तरफ एक्ट करता है, वो कोई भी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स हो सकता है। चलो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इसके फॉर्मूले के बारे में, कुछ फॉर्मूलेज पढ़ते हैं। और ये एग्जांपल्स तो बहुत अच्छे से याद रखना, तुमको हमेशा काम आने वाले हैं। तो नेक्स्ट है फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता क्या है, कैसे कैसे फाइंड कर सकते, तुम फाइंड कर चुके हो एक्चुअली। ये सेंट्रीपिटल फोर्स किसकी वजह से आता है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की वजह से। और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का तुम पहले ही फाइंड कर चुके हो, ये क्या होता है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन
टूवर्ड द सेंटर एक्ट करता है, रेडियल होता है, अलोंग द रेडियस होता है, तो ए आर अलोंग द रेडियस, तो ये नेगेटिव लेते हैं हम लोग इसको। तो ये यहाँ पर सिंपल फॉर्मूला लिखता हूँ, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, सेंट्रीपिटल फोर्स सी पी एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, बट यूनिफॉर्म कंसिडर कर रहे हैं और उसमें यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, रेडियल एक्सेलरेशन होता है, और रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तुम जानते हो, आर ओमेगा स्क्वायर होता है नेगेटिव, और यहाँ पे मास मल्टीप्लाई होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स सी पी एफ का फॉर्मूला जो होता है नॉर्मली माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये बहुत अच्छे से याद रखो। और यहाँ पे कौन सा क्या टर्म है वो डिफाइन करना चाहो तो एम इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, आर इज द radius of the circular path, radius of path, and omega is the angular velocity, angular velocity। अभी देखो ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में हम लोग इस को कन्वर्ट कर सकते हैं। सी पी एफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर, बट वी नो इट, बट ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर होता है, ओके। सो देयरफॉर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, अंडरस्टूड। तो मैं देखो इसको रिप्लेस करता हूँ ओमेगा स्क्वायर को, तो सीपीएफ, देयरफॉर सीपीएफ बिकम्स माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर, मतलब वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ पे रख दिया मैंने। अब इसमें देखो एक आर दूसरे आर से कैंसिल हो जाएगा, एक आर कैंसिल, एक बचेगा यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए, तो माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो सीपीएफ का एक फॉर्मूला तो ये भी हो गया, एक मेन फॉर्मूला ये था, इससे मैंने कन्वर्ट कर दिया इस फॉर्म में। देखो हम लोग रेडियस भी निकाल सकते हैं यहाँ पे, सिंस v is equal to r omega square, relation between linear velocity and angular velocity, therefore r is equal to v into omega। तो मैं यहाँ पे रिप्लेस करता हूँ, cpf is equal to r दिख रहा है मुझे पहले इक्वेशन में या दूसरे इक्वेशन किस में भी कर सकते हैं, एम वी स्क्वायर अपॉन आर की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, v इंटू ओमेगा। तो v कैंसिल हो गया, v कैंसिल हो गया, नहीं यहाँ पे एक चीज हम लोगों ने रॉन्ग कर लिया था, देखो गाय गाय में जल्दी का काम शैतान का, तो वही हो गया हमारा। देखो यहाँ पे तो r इज इक्वल टू क्या होगा, v अपॉन ओमेगा होता है, ओके, v अपॉन ओमेगा। तो यहाँ पे भी करेक्शन करना पड़ेगा, ओके, यहाँ पे भी करेक्शन कर लेते हैं। हाँ, cpf इज इक्वल टू r की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, v अपॉन ओमेगा लिखूंगा, यहाँ पे ओमेगा 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 r, और हाँ यहाँ पे v स्क्वायर था, v स्क्वायर, तो v स्क्वायर, हाँ एक नहीं 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 कुछ तो रॉन्ग हो रहा है, वेट वेट वेट, मतलब कुछ भी कर दिया मैंने। बहुत ही सिंपल है, इसमें थोड़ा सा घाई घाई चक्कर में, वीडियो बनाने के चक्कर में जा रहा है। रुको रुको 2 मिनट, 2 मिनट क्या, बस हो गया। देखो सिंस v इज इक्वल टू आर ओमेगा, देयरफॉर ओमेगा नहीं, r इज इक्वल टू, मुझे r रिमूव करना है इक्वेशन में से, तो ओमेगा v अपॉन ओमेगा, ओके, बहुत ही क्लियर है ये, ऐसे घाई में रॉन्ग, लिखने में रॉन्ग हो रहा था। देखो m v स्क्वायर लिख दो, r नीचे है, तो r नीचे है तो v अपॉन ओमेगा लिखना पड़ेगा, तो इसको ऐसे सीधा करके लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हम लोग, ओमेगा को ऊपर ले लो और v को नीचे कर दो, तो v कैंसिल, तो फाइनली मेरे पास फॉर्मूला आता है एक एम वी ओमेगा। तो सीपीएफ का एक और फॉर्मूला मिल गया मुझे, एम वी ओमेगा, राइट, 3 फॉर्मूले हो गए। तो ये क्या माइनस क्यों लगा रहा है, माइनस जस्ट डायरेक्शन के सेंस में लगा रहा है, अगर डायरेक्शन नहीं लेना रहा, ओनली मैग्नीट्यूड लेना रहा, तो सीपीएफ, मैग्नीट्यूड ऑफ सीपीएफ, मॉड दिखाते हम लोग, तो मैग्नीट्यूड ऑफ सीपीएफ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये ज्यादा फेमस होता है, बहुत यूज होता है, एम वी ओमेगा, और क्या था, एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा, मतलब माइनस निकाल देना, मैग्नीट्यूड की बात आती है तो हम लोग माइनस कंसिडर नहीं करते। ये हो गया फॉर्मूला सेंट्रीपिटल फोर्स का, ओके। अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रीपिटल, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट बातें सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में जो हमको नोट करनी है, जो छोटी छोटी बातें ही आगे एंट्रेंस एग्जाम में हमको काम में आती है, या फिर कोई भी एग्जाम, कोई भी तुमको क्वेश्चन करेगा तो छोटी बात ही पूछेगा, बड़ी बड़ी डेरिवेशन नहीं पूछेगा, चलो ओरली डेरिवेशन बता दो। अब तुम ओरल डेरिवेशन बताए हो क्या कभी आज तक, नहीं,
तुमको छोटी बातें इंपॉर्टेंट बातें ही पूछी जाती, तो वो हम लोग सीखेंगे अभी सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। चलो देखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के एग्जांपल्स क्या होते हैं। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जो हमको नोट करने जैसा है, तो फर्स्ट पॉइंट मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, तुमको टेक्स्ट बुक में रेफरेंस मिल जाएगा, टेक्स्ट बुक में डिटेल लिखा हुआ है, तो मैं जस्ट एक्सप्लेन करूंगा। और सबसे पहली बात, सेंट्रीपिटल फोर्स CPF इज not a force, not a type of force, not a type of force। तो है क्या ये सेंट्रीपिटल फोर्स? इज फोर्स तो वर्ड आ रहा है, लेकिन ये फोर्स का टाइप नहीं है, तो क्या है? इट इज अ प्रॉपर्टी, प्योरली इट इज अ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ऑफ फोर्स मतलब एक ऐसा फोर्स जो सेंटर की तरफ एक्ट करता है, वो एनी फोर्स कैन बी सेंट्रीपिटल फोर्स, कैन बी considered as centripetal force CPF if it acts towards toward the center and velocity of motion is tangent, velocity of motion is tangent। अब ये लिखने का मतलब क्या था? वेलोसिटी ऑफ मोशन इज टेंजेंट का मतलब ये हो गया सिंपल सा, कि मैं ये इसलिए लिख रहा हूं कि एक ही फोर्स ऐसा है जिसमें पाथ को टेंजेंट टू द पाथ को टेंजेंट होता है वो सर्कुलर मोशन। तुम जानते हो वेलोसिटी किसमें होती है? टेंजेंट, सर्कुलर पाथ है ये, और ये ऑब्जेक्ट है, तो इसको टेंजेंट होती है हमेशा। तो एक एक पर्टिकुलर टाइप का मोशन है जिसमें वेलोसिटी इज टेंजेंट टू द पाथ, और ये सर्कुलर मोशन में ही सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, ये भी है। तो एक ऐसा फोर्स जो सेंटर की तरफ एक्ट करे, और उस फोर्स की वजह से जो वेलोसिटी एक्ट करती है वो टेंजेंट टू द पाथ होती है, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? CPF बोल सकते हैं। तो मतलब यहाँ पर बताने का ये मतलब है, CPF इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ फोर्स, इट इज नॉट अ टाइप ऑफ फोर्स। ओके ओके, नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट में अगर कोई वेलोसिटी इज नॉट टेंजेंट, मतलब इट इज नॉट अ सर्कुलर मोशन, वेलोसिटी इज नॉट टेंजेंट टू द पाथ means it is not a circular motion। अंडरस्टूड? सेकेंड पार्ट, सेकेंड थिंग है इसमें, सेकेंड थिंग में ये बताया गया है कि ये इनर्शियल फ्रेम में एक्ट करता है। किसमें एक्ट करता है? इनर्शियल फ्रेम में एक्ट करता है। इनर्शियल फ्रेम एंड इट इज अ रियल फोर्स, इनर्शियल फ्रेम एंड इट इज अ रियल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ रियल फोर्स, इसको क्या बोलते हैं? रियल फोर्स बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स को। तो समझ गए, प्रॉपर्टी होती है, वेलोसिटी टेंजेंट हुई तो ही ये कंसेप्ट आता है, और इनर्शियल फ्रेम में आता है, और इसको हम लोग रियल फोर्स भी बोलते हैं, किसी न किसी फोर्स के फॉर्म में होता है, एंड इट इज द नेसेसरी फोर्स, नेसेसरी फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन, फॉर सर्कुलर मोशन। ओके, तो समझ गए, यहाँ पे क्लियर है। सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में मैंने ये सब बातें बता दी, फॉर्मूलेज भी हो गए, फॉर्मूलेज और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हो गए। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, इसके हेल्प से हम लोग वेलोसिटीज और ये सब फाइंड करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ साथ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता ही होता है उसको बैलेंस करने के लिए। बैलेंस करने के लिए मतलब ये कभी भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता ही होता है। तुमको मैं बताता हूँ अभी एग्जांपल्स में क्या आते हैं, जस्ट थोड़ा उसका डेफिनेशन और ये सब बता देता हूँ उसके बाद। ठीक है, चलो देखते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, राइट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का शॉर्ट फॉर्म तुम्हारे बुक में जो यूज कर रहे हैं, मतलब इतना बड़ा बार बार लिखने से अच्छा शॉर्ट फॉर्म ही यूज कर लो, CFF, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। राइट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैंने पहले इंट्रोड्यूस कर दिया, कोई भी सर्कुलर पाथ है और उसमें एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है उसके अलॉन्ग, तो वहां पे दो टाइप का फोर्स होता है, एक टुवर्ड द सेंटर CPF, सेंट्रीपिटल फोर्स, and which force acts to away from the center is CFF, centrifugal force। And centrifugal force is non-real force, it is a non-real force, right। अभी non-real force का concept क्या है? It is a non-real force, non-real force
नॉन रियल फोर्स मतलब इसके पास फिक्स्ड ओरिजिन नहीं है, नॉट फिक्स्ड ओरिजिन, इट डजंट हैव, ओके, इट डजंट हैव फिक्स्ड ओरिजिन, फिक्स्ड origin, okay, and it is not an imaginary force, मतलब it is a non real force but not an imaginary force, imaginary force मतलब ये बहुत बार हमको मिसकंसेप्शन होता है कि रियल नहीं है तो क्या है, इमेजिनरी है, बट ये इमेजिनरी फोर्स नहीं होता है क्योंकि ये फील होता है, फील नहीं होगा तो हम लोग बोल सकते हैं इमेजिनरी है, जैसे ऐसे ही हमारे माइंड से ये जनरेट हो रहा है, नहीं, ये इमेजिनरी फोर्स नहीं होता है क्योंकि ये फील होता है हमको, तो इमेजिनेशन की बात ही कहाँ आई जब ये एक्चुअली फील हो रहा है हमारे बॉडी के ऊपर या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। इसलिए नॉन रियल क्यों बोलते हैं, नॉन रियल क्योंकि पास इसके पास ओरिजिन नहीं है, दूसरा इट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एनएलएम डजंट applies in this type of force, doesn't applies, right, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अप्लाई नहीं होता सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के केस में, समझे। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का तुम बोलोगे ये कहाँ होता है, मतलब कि जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स हमने सीख लिया है कि डिफरेंट डिफरेंट केसेस में डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे होता है, राइट, डिफरेंट डिफरेंट फोर्स के फॉर्म में, एंड दैट इज अ रियल फोर्स, बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ होता है हम कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए बहुत सारे एग्जांपल्स हैं मेरे पास। तो एक एग्जांपल्स तो उसमें से ये भी आता है, देखो तुम वैन के अंदर बैठे हुए हो, जैसे एक रोड ड्रॉ कर देता हूं मैं, देखो वैन के अंदर बैठे हो तुम, ये रोड है और ये रोड का सरफेस है और वैन ड्रॉ कर देता हूं मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए, ये वैन है, राइट, वैन के अंदर बैठे हुए हो तुम, सपोज ये है, राइट, तो सेंटर ऑफ इधर है, व्हीकल ऐसे टर्न ले रही है, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ द रोड, बट जो उसके अंदर बैठा हो, तुम खुद एक्सपीरियंस किए होगे, मुझे बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, तुम कार या बस के अंदर या किसी भी वे मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर रहते हो, जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में टर्न लेता है तो उसका अपोजिट डायरेक्शन में तुम्हारे ऊपर एक फोर्स एक्ट करता है, वही होता है सी एफ एफ, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, समझे, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स का अपोजिट फोर्स होता है। एक अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल फोर्स CPF इज इक्वल टू CFF होता है, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, राइट, बट इक्वल एंड अपोजिट होता है। तो इसको लिखने का एक तरीका होता है, इसको लिखने का एक तरीका हो सकता है कि हम लोग लिख सकते हैं फोर्स CFF प्लस रियल फोर्स, प्लस रियल फोर्स इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू 0, तो CFF और रियल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, तुम पहले से पढ़े हुए हो, M/ओमेगा स्क्वायर, M और ओमेगा स्क्वायर, तो CFF का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CFF का फॉर्मूला मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये देखो शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ बट इसमें गुम मत हो जाना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, तो अब ये माइनस उस साइड जाएगा प्लस हो जाएगा, तो M/ओमेगा स्क्वायर, तो इसका मैं फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दिस इज फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स में ये माइनस होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या लेते हैं हम लोग प्लस, ये कन्वेंशन है, जस्ट इसमें पढ़ना नहीं कि माइनस प्लस, बट एक कन्वेंशन डायरेक्शन अपोजिट बताने के लिए, ओके। तो CFF कहाँ अवे फ्रॉम द एक्ट करता है और व्हीकल के अंदर या कार के अंदर हम लोग बैठे हुए पैसेंजर के ऊपर एक्ट करता है, ये अपोजिट डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में गाड़ी टर्न ले रही होती है या रोड का सेंटर जिस तरफ होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये एक्ट करता है। और भी एग्जांपल्स है मेरे पास, तो वो एग्जांपल देखते हैं हम लोग। देखो इस केस में हम लोग मैंने क्या दिखाया पहले बता देता हूँ, ये बकेट है और बकेट के अंदर यहाँ पर देख सकते हो तुम, ये एक बकेट है, बकेट के अंदर पानी भरा हुआ है और पानी भरा हुआ, और यहाँ से हम लोग उसको पकड़ के सर्कुलर मोशन परफॉर्म
करा रहे हैं, राइट। सर्कुलर मोशन वर्टिकल सर्कल में, ये वर्टिकल सर्कल में परफॉर्म कर रहा है, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट हो सकता है, बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसमें बहुत ही स्ट्रांगली एक्ट कर रहा है इसीलिए। तो ये बाल्टी देख रहे हो, एक टाइम पे क्या होता है, ये कंप्लीटली उल्टा हो जाता है बाल्टी। मतलब ये देखो ओपनिंग कहाँ है उसका, ये पार्ट में ओपनिंग है, मतलब पानी अंदर से नीचे गिर सकता था लेकिन नहीं गिर रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने स्पीड मेंटेन किया, सेंट्रीपिटल फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है टुवर्ड द सेंटर। तो इसका अपोजिट कहाँ जाता है, इसका अपोजिट ऊपर की तरफ एक फोर्स एक्ट करता है। तो मतलब जो उसके अंदर पानी है, पानी के ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, ऊपर की तरफ फोर्स एक्ट करता है, जिसकी वजह से पानी नीचे नहीं गिरता है। समझ गए? मतलब पानी स्टेबल होता है इस केस में, स्टेबल क्यों? क्योंकि उसके ऊपर टोटल फोर्स जीरो, ये सेंट्रीपिटल फोर्स और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो उस पर टोटल फोर्स क्या होता है, जीरो हो जाता है। समझे? बहुत ही सिंपल है इसको समझना। ओके, अभी इसको और थोड़ा डिटेल में अगर बताना चाहो तो मेरे पास एक और डायग्राम मैंने रेडी रखा है यहाँ पर। इस डायग्राम में तुम देख सकते हो, ये बकेट है और वाटर स्ट्रीम। तो इसके अंदर जो वाटर है, ये सपोज वाटर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ वाटर। तो इसके ऊपर, ये बकेट के ऊपर तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रहा है, लेकिन ये वाटर के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और जिसकी वजह से टोटल फोर्स उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे क्या हो जाएगा, जीरो, और वाटर बाहर नहीं आता इतना बड़ा ओपनिंग होने के बावजूद। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इंपॉर्टेंस तुम यहाँ पर देख सकते हो। और यही कंसेप्ट होता है तुम्हारा डेथ वेल में। जब डेथ वेल में क्या होता है, जब मौत का कुआं जिसको बोलते हैं, सर्कस में ही ज्यादातर स्टंट किया जाता है, तो उस केस में भी सर्फिस की तरफ अट्रैक्टेड क्यों होता है बाइकर्स या फिर राइडर्स जो भी होते हैं, सर्फिस की तरफ अट्रैक्टेड क्यों होते हैं, जस्ट बिकॉज उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वहां पर एक्ट करते रहता है, राइट। तो चलो अभी नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, तो हमने डिटेल्स कर लिया। और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और कहाँ होता है मैं बताना चाहूंगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है बल्जिंग ऑफ अर्थ। तुम जानते हो अर्थ स्टार्टिंग में कैसा था, जब फॉर्म हुआ तो सर्कुलर शेप था, मतलब स्पेरिकल शेप था, बट ये स्फीयर अभी थोड़ा सा बल्ज होता जा रहा है। और ये बल्जिंग क्यों आ रही है, जस्ट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के वजह से। एक्सिस से आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है, सी एफ एफ, और सी एफ एफ अप्लाई होने की वजह से ये क्या, और कंटिन्यूसली रोटेट भी कर रहा है। तुम जानते हो ईच एंड एवरी पार्टिकल से ही रोटेशन होता है, पार्टिकल के ऊपर सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट आता है। तो सर्कुलर मोशन के कंसेप्ट में क्या होता है, पार्टिकल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो एक्सपीरियंस करता ही है, जिसकी वजह से पार्टिकल ऑफ द अर्थ क्या होते हैं, बाहर की तरफ पुश होते हैं। और उस केस में अर्थ का शेप चेंज होता जा रहा है, लेकिन इतना भी जल्दी चेंज नहीं हो रहा, बहुत ही स्लो प्रोसेस है। बहुत ही स्लो प्रोसेस, मतलब मेरा जो बहुत है उससे भी बहुत स्लो, समझ जाओ, मतलब माइनस में जाएगा वो सब टाइम काउंट करने लगोगे। इसलिए इतने सालों में हम लोगों ने थोड़ा बल्ज देखा है अर्थ में। तो बल्जिंग ऑफ अर्थ इज ड्यू टू, बल्जिंग ऑफ अर्थ इज ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, तो इसको जस्ट अच्छे से करना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अच्छे से, मतलब तुम एग्जाम वाली चीजें अच्छे से करते हो मुझे पता है, इसलिए हम लोग बता देते हैं भाई ये एग्जाम में आया था। तो तुम क्या करोगे, थोड़ा सा सीरियसली लोगे, बाकी सब क्या लाइटली लेते हो, डजंट मैटर। तुम अच्छे से पढ़ो, बस यही है। अब आगे हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट करने जा रहे हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ते हैं। अब तो ये कंसेप्ट क्लियर किया मैंने अभी अभी। नेक्स्ट हम लोग करेंगे वेलोसिटी फाइंड करेंगे। जब रोड पे चल रही है गाड़ी, टर्न ले रही है, तो कितनी स्पीड होनी चाहिए। तो मैंने बताया स्लो होना चाहिए, बट कितना स्लो होना चाहिए, रोड के ऊपर स्पीड लिमिट लिखी होती है, राइट। रोड के ऊपर स्पीड लिमिट होती है, जब गाड़ियां चलती है रोड के ऊपर, तो उस रोड के ऊपर कर्व, खासकर जहाँ पे टर्न होता है वहां पे स्पीड लिमिट का बोर्ड लगा होता है। यहाँ पे ऐसे स्पीड लिमिट का बोर्ड लगा होता है, उस पर कुछ 20-30 कुछ लिखा होता है, लेकिन ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्वेश्चन ये आता है, ये कैलकुलेट कैसे करते हैं इंजीनियर जो उसको रोड को बनाए, वो लोग इसको कैलकुलेट करके बता सकते थे। और वो लोग पहले से वहां पे ऐसे नोट करके लिख देते हैं, ताकि ड्राइवर को भी पता चल सके और वो अपना मेंटेन कर सके स्पीड। और ये सब हो क्यों रहा है, ये सब एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन वही, हाउ टू फाइंड आउट वेलोसिटी इन डिफरेंट डिफरेंट केसेस। तो अभी हम लोग आगे जाके 3-4 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने वाले हैं, 3-4 डेरिवेशन ऐसे, प्रॉपर डेरिवेशन है, इतना याद रखो। डेरिवेशंस ऐसे जिसमें वेलोसिटी फाइंड करेंगे, सेफ्टी वेलोसिटी फाइंड करेंगे। ओके, तो चलो देखते हैं नेक्स्ट। घाई मत करो, देखो कहने का मतलब ये है कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, डिटेल वीडियो, कुछ भी तुमको यहाँ पे स्किप नहीं कर रहा हूँ, तो इसको अच्छे से देखो स्किप करके। अगर तुम पूरा चैप्टर सीखना चाहते हो तो सिंसियरली सीखो। देखो टाइम पास करना है तो ऐसा भगा भगा के देख लो। चलो देखते हैं अभी नेक्स्ट, एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, बेसिकली मैं इसको बोलता हूँ। ओके,
चलो देखते हैं नेक्स्ट। एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूसीएम। ओके, इसमें सबसे पहले क्या स्टडी करने वाले हम लोग? सबसे पहले व्हीकल अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक, व्हीकल अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। ओके, चलो थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर लेता हूँ, मतलब अंडरलाइन कर लेता हूँ, हेडिंग है ऐसा पता चले हम लोगों को। ओके, चलो नेक्स्ट हम लोग डायग्राम से स्टार्ट करेंगे। तो डायग्राम में जैसा कि हमेशा ड्रॉ करता हूँ, देखो ये हमारा डायग्राम है, एक सर्कुलर ट्रैक है हमारे पास, मतलब टर्निंग है ऐसा समझो, ऐसे टर्निंग है, ये रोड है हमारा, और रोड में थोड़ा ऐसा ड्रॉ करता हूँ। ओके, ये रोड है। हम्म, थोड़ा ज़्यादा स्टाइलिश बन रहा है तो डोंट वरी। तो ये रोड का सरफेस भी ड्रॉ कर दिया मैंने, है सिस्टम तो ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो अब इस पर सरफेस जैसे अभी तक बैंकिंग नहीं हुई है, बैंकिंग क्या होता है वो आगे समझोगे। तो ये रोड पे ना जब व्हीकल टर्न लेता है तो इसका स्पीड मेंटेन करना पड़ता है, और क्यों मेंटेन करना पड़ता है वो बताता हूँ मैं तुमको। मेंटेन इसलिए करना पड़ता है कि ये जो व्हीकल है ना, यहाँ पर व्हीकल, सपोज ये फ्रंट व्यू मैंने ड्रॉ किया है और ये व्हीकल ऐसे टर्न लेने वाला है इस डायरेक्शन में, लेकिन उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगा टूवर्ड द सेंटर अप्लाई होगा, टूवर्ड द सेंटर। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ एक्ट होता है? टूवर्ड द सेंटर। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स किस फोर्स की वजह से? तुम जानते हो सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट अ फोर्स, इट इज ऑलवेज प्रेजेंस इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट डिफरेंट फोर्स। तो इस केस में मैं पहले ही बता चुका हूँ तुमको कि कौन से टाइप में अवेलेबल है यहाँ पर फोर्स, यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स के टाइप में अवेलेबल है। तो रोड और टायर के बीच में फ्रिक्शन कितना होता है वो कौन समझेगा? वो जिसने रोड बनाया वो समझेगा। रोड बनाया किसने? सिविल इंजीनियर, जो गवर्नमेंट सिविल इंजीनियर होते हैं, और रोड जो बनाते कंस्ट्रक्शन के टाइम पे वहां पे अवेलेबल होते हैं, कौन सा मटेरियल यूज करना है रोड में। और टायर जब बनता है ना, उसमें भी इंजीनियरिंग की जाती है, उसका फ्रिक्शन रोड के साथ कितना रहने वाला है। और टायर का तुम जानते हो डिफरेंट डिफरेंट टायर, MRF, C8, ये सब टायर का एग्जाम्पल मतलब एडवर्टाइज आता है, तो उसमें ग्रिप के बारे में बताया जाता है। तो ग्रिप और रोड, इसमें रिलेशन होता है कि ये टायर रोड के ऊपर कितना ग्रिप रखेगा, मतलब कितना फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो एफ मैक्सिमम, सो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स मैं एफ मैक्स लेता हूँ, उसके बारे में बात करता हूँ। तो यहाँ पर सिंपल सा मुझे पता चल गया, तो मैं यहाँ पे अगर डिस्क्रिप्शन लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा? अ व्हीकल, शॉर्ट में लिखता हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है इससे। अ व्हीकल टर्निंग अराउंड अ कर्व रोड, अराउंड अ कर्व रोड of radius r and velocity, रेडियस r एंड वेलोसिटी v, समझे? अभी v मैक्सिमम कितना होना चाहिए, मैक्स टू मैक्स, तो मैं मैक्सिमम वेलोसिटी बता देता हूँ यहाँ पे, v मैक्सिमम। ओके, नेक्स्ट, तो इन दिस केस, इन दिस केस सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, डेरिवेशन है ये छोटा सा, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो अब मैं कंसिडर कर रहा हूं कि मैक्सिमम वेलोसिटी से सेंट्रीपिटल फोर्स mv मैक्स स्क्वायर अपॉन r, ये फॉर्मूला होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, मैंने बोला ये वाला ज्यादा यूज होता है। और यहाँ पे क्या है? f मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन ही मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स होता है। तो इसलिए चलो इसको हम लोग कुछ नहीं करते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 इसको ही कंसिडर कर लेते हैं, इसको। ओके, चलो आगे मैं इसके बारे में हम लोग थोड़ी बातें कर लेंगे बेसिक। सिंस वी नो इट, फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेट या फिर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ये कहाँ से आया भाई?
नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तुम जानते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी भी सरफेस पर होता है तो उसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करता है। ये वेट डायग्राम में देखो, ये वेट, और इसको बैलेंस करने के लिए वहां पर सरफेस क्या प्रोवाइड करता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। मतलब वेट की इक्वल होता है, वेट इज इक्वल टू क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो मैं इसको अगर यहाँ पे एफ मैक्सिमम ले रहा हूँ, एफ मैक्सिमम इज इक्वल टू, इसको कांस्टेंट में मतलब प्रोपोर्शनलिटी साइन को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ किसमें, एक कांस्टेंट के, कांस्टेंट और इक्वल में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का कांस्टेंट मतलब कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। समझ गए ना, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स मतलब वेट ही है। ओके, सो देयरफॉर वी कैन राइट एफ मैक्स इज इक्वल टू म्यू एस इनटू एम जी। ऐसा क्यों लिख रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमको पता है जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है वो mg को इक्वल होता है। और ऊपर हम लोगों ने ऊपर क्या म्यू एस यूज किया, म्यू एस इज व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, रोड और टायर के बीच में कुछ एक कांस्टेंट वैल्यू एक्ट करती है, नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है, तो वो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। तो चलो इक्वेशन नंबर 2 भी आ गया हमारे पास, तो 2 को 1 में सब्सटीट्यूट करते हैं हम लोग। सब्सटीट्यूटिंग 2 इन 1, हमको क्या फाइंड करना है भाई, वेलोसिटी फाइंड करना है, भूलो मत। ओके, सो देयरफॉर एम वी मैक्स स्क्वायर, एम वी मैक्स स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एफ मैक्स। एफ मैक्स क्या है, म्यू एस इंटू एम जी बाई इक्वेशन नंबर 2। फाइनली अब देखो इसमें मास मास कैन गेट्स कैंसिल। ओके, मास मास कैंसिल कर रहे हैं हम लोग। ओके, तो अब लिखते हैं हम लोग जो बची हुई चीजें हैं, वी मैक्स स्क्वायर, और साथ में मैं क्या कर रहा हूँ, इस आर को दूसरे साइड लेके जा रहा हूँ, तो म्यू एस इंटू आर इंटू जी। तो फाइनली मेरे पास वी मैक्सिमम कितना होना चाहिए, रूट, ये देखो ये वाला स्क्वायर हटाओगे तो ये रूट यहाँ पर आ जाएगा दूसरे साइड में, एक साइड का स्क्वायर निकालते हैं दूसरे साइड रूट आ जाता है, ये तो सीखे ही रहोगे। ओके, अब ये हो गया हमारा मैक्सिमम, दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, दिस इज द maximum velocity, maximum velocity with which a vehicle can move along a curved road, along a curved road। समझ गए, तो ये हो गया एक छोटा सा डेरिवेशन। यहाँ पर देखो प्लेन कर्व रोड था, सो व्हीकल अलोंग हॉरिजॉन्टल मतलब प्लेन कर्व रोड है, और उस कर्व रोड पे मूव कर रहा है, वेलोसिटी कितना मेंटेन करना पड़ेगा व्हीकल को, ये उसका फॉर्मूला है म्यू एस इंटू आर जी। इसमें टर्म्स भी मैंने डिफाइन कर दिया। जी क्या है, जी इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, हाँ, तो ये तुम्हारा छोटा सा होना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग बैंकिंग ऑफ रोड पढ़ने जा रहे हैं। बैंकिंग ऑफ रोड का इंपॉर्टेंस क्या है, वहां से मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो सबसे पहले बैंकिंग ऑफ रोड हम लोग को करने के पहले समझना है हम लोग को बैंकिंग हो का जरूरत क्या है, मतलब बैंकिंग का कंसेप्ट क्या है। ओके, तो सबसे पहले मैं कवर करना चाहता हूँ नीड ऑफ बैंकिंग, नीड ऑफ बैंकिंग। ओके, नीड ऑफ बैंकिंग में हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये प्लेन कर्व रोड है हमारे पास, और प्लेन कर्व रोड में कोई व्हीकल ऐसे आ रहा है तो इसके ऊपर कुछ फोर्स एक्ट करते हैं, एक mg होता है, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है, और एक फ्रिक्शनल फोर्स होता है जो सेंट्रीपिटल फोर्स बनता है। समझे, बट हम लोगों ने फॉर्मूला क्या फाइंड किया था, फाइनल फॉर्मूला अभी अभी, v मैक्स इज इक्वल टू शुड बी म्यू एस आर जी। समझे, तो ये क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, किसी कारणवश हम लोग इसको सपोज कंसिडर करते हैं म्यू एस इज टेंस टू जीरो, मीन्स म्यू एस बहुत ही कम हो गया, नेग्लिजिबल हो गया, क्यों, बिकॉज रोड का सरफेस पे ऑयल स्प्रेड हो गया, कोई एक्सीडेंट हुआ है पहले से और ऑयल स्प्रेड हो चुका है, तो उस केस में फ्रिक्शन कम होता है, उसमें पानी पड़ता है और फ्रिक्शन कम हो जाता है। तो समझ सकते हो कि फ्रिक्शनल फोर्स एक टाइम पे बहुत ही कम एक्ट कर सकता है, तो उस रोड पर टर्न लेना कितना मुश्किल होता है, चलो देखते हैं। तो वी मैक्सिमम की वैल्यू जो होगी ना, वो म्यू एस जो है उसकी वैल्यू अगर आर कंसिडर कर लेते हैं हम लोग, आर इंटू जी, तो ये कंप्लीटली जीरो हो जाएगी, मतलब
मैं इसको क्योंकि ये टेंस टू था तो इसको भी अप्रोक्सीमेटली जीरो कंसिडर कर, मतलब अ व्हीकल कैन नॉट मूव, अ व्हीकल a vehicle cannot move along plain curved road, plain curved road if friction is negligible. friction is friction is friction is very less, negligible मतलब very less, या फिर that velocity of that vehicle will be टेंस टू जीरो, मतलब जीरो के आसपास हो जाएगी, बहुत ही स्लोली मूव कर पाएंगे। और इसके कॉन्सिक्वेंसेस हाईवेज पर बहुत ही बैड कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तुम जानते हो हाईवे पर फास्ट मूविंग व्हीकल्स होते हैं, अगर व्हीकल स्लो चलना पड़ा तो ट्रैफिक जाम कितना हो जाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आए। सोचली हम लोग सोचे थोड़ा मतलब प्रैक्टिकली तो बहुत सारी डिफिकल्टीज आ सकती है। तो टू अवॉइड दिस कंडीशन, नाउ टू अवॉइड this situation, we do banking of road। अब ये अवॉइड दिस सिचुएशन का मतलब, अब वो तो ठीक है, अवॉइड यार हम लोग ने समझ लिया, बट बैंकिंग होता क्या है, अभी भी तुम्हारा क्वेश्चन वही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट बैंकिंग, बैंकिंग ऑफ रोड। ओके, बैंकिंग ऑफ रोड के लिए मैं पहले से कोई डेफिनेशन लिख लेता हूँ ताकि जो वीडियो है वो थोड़ा सा छोटा हो जाए। देखो मैंने पहले से लिख रखा है यहाँ पर, बैंकिंग ऑफ रोड का डेफिनेशन क्या होता है। द सरफेस, तुम समझ सकते हो यहाँ पे, द सरफेस, the surface of curved roads are tilted with, yeah, tilt with some horizontal, with horizontal, not some, with horizontal by some angle theta. This is called as banking of road, or the road is said to be banked। इसका मतलब मैं बताता हूँ अभी तुमको। इसका मतलब बहुत ही सिंपल है। मेरा फेमस रोड ड्रॉ करने का स्टाइल देखो। रोड इस बार मैं ब्लू कलर का ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये रोड है अपना, पहले से मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ रोड। अब रोड का सरफेस में थोड़ा सा ऐसा ड्रॉ करता हूँ। हाँ, ये रोड का सरफेस है, बट इसमें एक सिचुएशन आ गई। अभी ये रोड ऐसा नहीं रहने वाला है। रोड कैसा बनने वाला है वो देखो। ये कर्व रोड है, ये प्लेन कर्व रोड है ना। ये देखो इसको हम लोग बोलते हैं प्लेन कर्व रोड, प्लेन कर्व रोड। इसको बोलते हैं प्लेन कर्व रोड या हॉरिजॉन्टल कर्व रोड, प्लेन कर्व्ड रोड। ओके, लेकिन अब जो बैंकिंग होने के बाद रोड की सिचुएशन, अब मैं 3D डायग्राम नहीं ड्रॉ कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं ऐसा ड्रॉ कर रहा हूँ कि ये देखो हॉरिजॉन्टल सरफेस है या फिर इनर सरफेस बोल सकता हूँ। हॉरिजॉन्टल मतलब जो नॉर्मल लेवल पे होता है, हॉरिजॉन्टल सरफेस ये है। तो इसका जो आउटर सरफेस है रोड का, आउटर सरफेस को थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा रेज कर देते हैं। रेज कर देते हैं मतलब यहाँ पर मैं अगर ड्रॉ करना चाहूँ ऐसे, तो अभी क्या हो गया, थोड़ा सा ऊंचा हो गया ये वाला सरफेस, मतलब ऐसे बैंकिंग हो गई है। तो तुम समझ सकते हो यहाँ पर ये ये रोड थोड़ा सा मतलब इस स्लोप फॉर्म हो गया, स्लोप ऐसे, राइट। अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो बहुत ही सिंपल तरीके से समझा देता हूँ। देखो ये इनर सरफेस, ये आउटर सरफेस, तो आउटर सरफेस को थोड़ा सा ऊपर कर दिया तो ये देखो कुछ एंगल बनता है यहाँ पर, कुछ एंगल। तो ऐसे अगर यहाँ पे एंगल बनाऊं तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल था, ये उसका इंक्रीज लेवल है, टिल्टेड लेवल है, राइट। तो ये थीटा से एंगल होता है। और इस टाइप के रोड को हम लोग बैंक रोड बोलते हैं, इसको बोलते हैं बैंक्ड रोड। ओके, इस टाइप के रोड को हम लोग क्या बोलते हैं, बैंक्ड रोड। और इस थीटा को क्या बोलते हैं पता है, थीटा को बोलते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग, एंगल ऑफ बैंकिंग। और इस रोड का रेडियस कैसे फाइंड करते हैं, रेडियस देखो ये टर्निंग यहाँ पर है ना, तो ये यहाँ पर कहीं पर रेडियस होगा इस पोजीशन पर, और ये आर्क जैसा बन रहा है ना, तो ये रेडियस हो जाता है ये वाला पोजीशन, समझे।
तो अब रोड, बैंक रोड का मतलब हम लोग उसके बाहर वाली साइड को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं तो बैंक हो जाता, मतलब तुम जानते हो ऐसे स्लोप फॉर्म हो जाता है रोड। जो हाईवे साइड पे तुम लॉन्ग, जहाँ पे बड़े बड़े ब्रिज आते हैं या फिर टर्निंग आती है, वहां पर तुम ये ऑब्जर्व कर सकते हो, अगर तुम कर सको तो, मतलब कार में तुम ऐसी पोजीशन में बैठे हो कि तुम अच्छे से देख सको, तो तुम देखोगे कि रोड थोड़ा सा स्लोप है, ऐसे टिल्ट है, राइट। उस टाइप के रोड को बैंक रोड बोलते हैं। और वो रोड किस लिए होता है? वो रोड हाई स्पीड से टर्न लेने के लिए होता है। ओके, तो और डिटेल करते हैं, चलो और डिटेल करेंगे। मतलब अब उस वैसे टाइप के रोड पर अगर हमारी गाड़ी आ जाए तो क्या होगा? उस टाइप के रोड पर हमारी गाड़ी आ जाए तो क्या होगा? देखो मैं एक डायग्राम बताता हूँ, ये इसमें सिर्फ डायग्राम ही बताने वाला हूँ और कुछ नहीं बताने वाला हूँ, समझे? ये रोड है हमारा, और बैंकिंग हुई है, इसीलिए क्या हो रहा है यहाँ पर? बैंकिंग हुई है, इसलिए ये सरफेस जो नॉर्मल सरफेस था, ये सरफेस थोड़ा सा ऊपर चला गया है ऐसे। ओके, तो ये सरफेस थोड़ा सा ऊपर चला गया है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल था, हॉरिजॉन्टल लेवल से थोड़ा ऊपर चला गया है। मतलब मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये इसको स्पेसिफिकली, ये देखो ये हॉरिजॉन्टल लेवल था, अब ये लेवल उठ गया है क्योंकि बैंकिंग हो गई, यहाँ पे थीटा फॉर्म हो गया है। तो जो हमारा व्हीकल ऐसे आ रहा था, देखो ये नॉर्मल भी ड्रॉ करता हूँ, ये हॉरिजॉन्टल लेवल वाला। ओके, जो हमारा व्हीकल इस टाइप में आ रहा था, इस पे कितने फोर्स एक्ट कर रहे थे? mg वेट डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपवर्ड एंड फ्रिक्शनल फोर्स टुवर्ड द सेंटर, राइट। ये फोर्स का इफेक्ट इसमें कैसा दिखेगा वो देखो। देखो अब मैं सिखा रहा हूँ तुमको स्पीड अलोंग बैंक्ड कर्व रोड, स्पीड along banked curved रोड। तो आज मैं इस वीडियो में सिर्फ तुमको डायग्राम कराने वाला हूँ इसका, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फोर्स में तुमको बताना है, ताकि तुम प्रैक्टिस करो और नेक्स्ट टाइम मुझे मिल सको, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको कंप्लीट करूँ, क्योंकि ये लेंदी होता जा रहा है ये वाला वीडियो, तो इसको ज़्यादा लेंदी नहीं करूंगा। मैं इसको चाहता हूँ कि जस्ट इस पे स्टॉप करूँ और नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ को कंप्लीट करूँ। क्यों? क्योंकि आगे और भी बहुत सारे कंसेप्ट है, तो सर्कुलर मोशन इतना भी जल्दी खत्म नहीं होगा। अभी हम कम से कम इस लेक्चर के बाद 1.5 से 2 घंटे और जाएंगे, मतलब 1.5 से 2 लेक्चर और जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद रोटेशनल वाला पार्ट स्टार्ट होगा, रोटेशनल वाले पार्ट को 2 या 3 में खत्म हो जाएगा, अच्छे से समझो, राइट। तो इसमें बताता हूँ कि ये जो यहाँ पे फोर्स था, अब इसमें फोर्स कैसे शिफ्ट हो जाएगा। अभी देखो व्हीकल भी तो टर्न हो जाएगा, रोड थोड़ा टिल्ट हो गया है तो व्हीकल इस टाइप में टर्न हो जाएगा। अभी व्हीकल के ऊपर फोर्स कौन कौन से पहले एक्ट कर रहे थे? पहले उसके ऊपर फोर्स था, वेट तो डाउनवर्ड ही है अभी भी, उसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या हो जाएगा? बेंड हो जाएगा टुवर्ड द सेंटर, शिफ्ट हुआ। पहले कहाँ पे था? देखो पहले था इस पोजीशन पर, कहाँ पर था? इस पोजीशन पे था। ओके, मतलब वेट को बैलेंस कर रहा था, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का सिचुएशन अब यहाँ पर चला गया, तो ये यहाँ पे क्या फॉर्म कर रहा है? थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? जिसके साथ थीटा फॉर्म होता है कौन सा कंपोनेंट बनता है? कॉस थीटा। और उसके 90 डिग्री पे बनेगा एन साइन थीटा। अच्छे से याद रख लेना और प्रैक्टिस भी करना डायग्राम का, कम से कम 5 बार प्रैक्टिस करके रखोगे तो ज्यादा सीख पाओगे, क्योंकि डायग्राम पे ही बेस्ड है पूरा डेरिवेशन, ठीक है। अब ये जो फ्रिक्शनल फोर्स था ये वाला, इसमें हॉरिजॉन्टल कर्व रोड में, वो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर था पहले, लेकिन अब वो भी शिफ्ट हो गया, टिल्ट हो गया, नीचे आ गया फ्रिक्शनल फोर्स, राइट। फ्रिक्शनल फोर्स एक्स एफ मैक्सिमम या एफ एस, राइट। तो ये भी एंगल फॉर्म कर रहा है यहाँ पे, और फिर इसका जिसके साथ एंगल फॉर्म कर रहा है यहाँ पे बनेगा एफ एस कॉस थीटा, और यहाँ पे आएगा उसका इसके 90 डिग्री पर एफ एस साइन थीटा। समझ गए? तो ये फोर्स कैसे डिवाइड हुआ वो मैंने बताया, राइट। तो ये तुम डायग्राम अच्छे से करोगे, प्रैक्टिस करोगे, इसके आगे हम लोग वेलोसिटीज और सब कुछ करने वाले हैं, डेथ वेल भी करने वाले हैं, और उसके बाद सर्कुलर कॉनिकल पेंडुलम और सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, राइट। तो ये हमारा पार्ट, सर्कुलर वाला पार्ट अभी भी है करना, लेकिन तुम अच्छे से एक एक करके थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करके इसको कंप्लीट करते रहो, समझे? मैं तुम्हारे लिए ये सब बना रहा हूँ, नहीं तो कुछ खास जरूरत नहीं थी, मुझे नहीं लगता, ठीक है। तो इसको अच्छे से कंप्लीट करो, ये डायग्राम कम से कम 5 टाइम प्रैक्टिस करो, 5 टाइम्स, कि फोर्स कैसे कैसे डिवाइड हुआ, क्योंकि ये प्रैक्टिस करके रखोगे तो नेक्स्ट क्लास में तुमको, जो मैं कल अपलोड करने वाला वीडियो, उसमें थोड़ी भी डिफिकल्टी आने वाली नहीं है, बहुत अच्छे से समझ लेना, ठीक है। तो ये डायग्राम ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बैंक कर्व रोड है, ये कौन सा रोड है? बैंक्ड है, बैंक कर्व रोड। और ये क्या है? प्लेन हॉरिजॉन्टल कर्व रोड,
तो फोर्स में कैसे डिफरेंसेस आते हैं वो मैं बताने के लिए दोनों डायग्राम बनाया, हॉरिजॉन्टल कर्व, रोड। समझे? तो चलो मिलते नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर कंप्लीट करने के लिए। और ये वीडियो अगर तुमको पसंद आया तो आगे भी फॉरवर्ड करो, अपने फ्रेंड लोगों को भी शेयर करो ताकि वो भी देख सके। ठीक है, चलो बाय बाय।